डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्योंकि जो इसके जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज द गॉस लॉ, और गॉसेस लॉ को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज हम करेंगे गॉस लॉ, गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ को आपने अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपको किसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे एरिया वेक्टर, ये वेक्टर है या नहीं, तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज द एरिया इज ए वेक्टर और स्केलर। हम चेक करेंगे इट इज ए वेक्टर या फिर क्या है स्केलर। वैसे तो आपको पता होगा, लेट अस सपोज अगर हमारे पास ये एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, तो दिस इज द ए इनटू बी। आप तो बोलेंगे इसको क्या, दिस इज द स्केलर। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एरिया इज स्केलर और वेक्टर। सो सबसे पहले मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूं। लेट अस सपोज अब हम ड्रॉ करते हैं एक पैराग्राम। इसको अंडरस्टैंड करना है तो लेट अस सपोज हमारे पास एक है पैराग्राम, और पैराग्राम की जो साइड है दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज बी। तो एरिया जो एक पैराग्राम का होगा वो एरिया क्या होता है, जो एरिया जो पैराग्राम का होता है वो क्या होता है, दैट इज द बेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इसका जो बेस है दैट इज द ए एंड परपेंडिकुलर के लिए हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द 90 डिग्री। अब तो बेस तो हमारे पास आ गया दैट इज द ए, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रिलेशन इसके साथ आ रहा है। तो लेट अस सपोज हम इन दोनों के बीच का एंगल क्या मान लेते हैं, एंगल थीटा। और ये जो साइड है लेट अस सपोज ये क्या आ गया इसका, दिस इज द बेस, बिकॉज़ जहां पे 90 डिग्री और थीटा हो उसको क्या मान लेते हैं हम, बेस। तो दैट मींस ये क्या आ गया इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या आ गया इसका हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम ये साइड निकालेंगे तो ये क्या आएगा, दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज द क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज द साइन ऑफ थीटा। सो P is equal to H sin theta and what the value of H is equal to B sin theta। तो अब हम जो हमारे पास जी जो वैल्यू थी परपेंडिकुलर की इसी की आगे वैल्यू जैसे B sin theta, तो हम यहां पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा B sin of theta। अब आपको पता होगा कि अगर दो कोई क्वांटिटीज है, लेट अस सपोज एक क्वांटिटी है A और एक क्वांटिटी क्या है B, इन दोनों के साथ अगर कोई एंगल साइन हो तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट दैट इज A एंड B, इनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज द A क्रॉस B, जो कि आपने +1 में भी अंडरस्टैंड किया है। एंड A क्रॉस B is a cross product of two vector and cross product of two vector is always a vector quantity। तो सिमिलरली अगर हम यहां पे लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द A क्रॉस B and A cross B is the area of parallelogram, so this is the area of parallelogram and it is a vector, so area is a vector quantity। so ये तो हमारे पास आ गया area of parallelogram and that is a vector quantity। सो अब हम इसको थोड़ा इजी करते हैं। इजी के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल को मैं 2 डायमेंशन, लेट अस दिस इज द x एक्सिस, सो दिस इज द y एक्सिस, लेकिन मैं क्या करता हूं यहां पे 3 डायमेंशन के लिए मैं कौन सी एक्सिस लेता हूं, दैट इज द z एक्सिस। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड क्या है, लेंथ कितनी है a एंड ब्रेड्थ मान लेता हूं दैट इज द b। अभी हमने कर लिया है दैट इज द एरिया, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ इज a एंड ब्रेड्थ इज द b, बट देयर इज ए sin थीटा एंड sin कितना आ गया इन दोनों के बीच में, दैट इज द sin ऑफ 90 डिग्री। बिकॉज़ अगर इसको हम लिखेंगे तो sin 90 कितना आएगा, sin 90 इज इक्वल टू 1, सो दिस इज द AB, बट इसकी एक डायरेक्शन आएगी। जैसा कि यहां पे हम ये 3 डायरेक्शंस ले रहे हैं, तो 3 डायरेक्शन कौन कौन सी है, लेट अस सपोज दिस इज द x एक्सिस, सो दिस इज द y एक्सिस, सो z एक्सिस कहां होगी, z एक्सिस इसके इस बोर्ड के या तो आउटवर्ड है या फिर क्या होगी इसके इनवर्ड,
क्योंकि इस डायरेक्शन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हम इस डायरेक्शन को हम यहाँ पे लगा देते हैं। सो अब हम इसके करते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे आएगी, बिकॉज एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ना तो ये एक्स एक्सिस की तरफ है ना तो ये वाई एक्सिस की तरफ है, तो ये किस तरफ होगा, दैट इज द थर्ड एक्सिस, एंड थर्ड एक्सिस इज द जेड एक्सिस। तो हम ए बी के साथ हम लिखेंगे के कैप। अब ये के कैप कैसे लिखा गया है, हमें पता है कि लेट अस सपोज हमारे पास थ्री डायरेक्शंस हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये कौन सी है वाई एक्सिस, और ये कौन सी है जेड एक्सिस। तो जो हमारे एक्स एक्सिस है उसके लिए यूनिट डायरेक्शन आता है वो कहता है आई कैप, और जो वाई आता है उसके लिए कहता है जे कैप, और जो डायरेक्शन जेड एक्सिस है उसके लिए कहता है के कैप। तो मैंने बता दिया कि ये ना तो एक्स एक्सिस की तरफ है ना तो वाई एक्सिस की तरफ है ना ही जेड एक्सिस की तरफ है। तो या तो हम इसको प्लस के आउटवर्ड या माइनस के इनवर्ड, मींस इसको ए बी माइनस के की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको एक सिंपल मेथड और भी है जिससे हम निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक शीट है, तो इस शीट का एरिया कैसे निकालेंगे, लेट अस सपोज ये साइड कौन सी आ गई, इस साइड इज द ए और ये कौन सी आ गई बी। तो अगर हम ए से बी की तरफ जाएंगे दैट मींस ए क्रॉस बी, तो इसको मैं अपने इस हैंड से भी निकाल सकता हूं। वो कैसे कि हम इन फिंगर्स को क्रॉस करेंगे, तो जो क्रॉल करेंगे हम उससे उस दूसरे वेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू कहां पे जा रहे हैं बी, और हमारा थंब कहां जा रहा है, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। तो जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो आउटवर्ड, जब बी से ए की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा इनवर्ड। सो दैट मींस हम जेड की इनवर्ड डायरेक्शन या फिर आउटवर्ड डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये इनवर्ड के लिए है, सो ये इनवर्ड के लिए है, और ये क्या है आउटवर्ड के लिए। तो हम इसको के कैप या फिर माइनस के कैप भी ले सकते हैं, बिकॉज एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी के साथ अब हम इसको अब इसके साथ हम यहां तक तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि अगर हमारा एरिया जो है, अगर ये एक्स वाई एक्सिस में था, ये क्या था एक्स वाई एक्सिस में था, तो इसके लिए हम क्या लिख रहे थे, इसका ये वेक्टर था आइदर जेड एक्सिस के आ रहा था या माइनस के आ रहा था। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप जल्दी से मेरे को उसका आंसर बताना। लेट अस सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। जैसे कि हमारे पास ये कॉपी थी, इसको मैंने x और y के अलावा रखा था, तो इसका जो वेक्टर था वो था परपेंडिकुलर और इसके आउटवर्ड या फिर इसके क्या था इनवर्ड, इस डायरेक्शन में। तो अब इस कॉपी को अगर मैं इस एक्सिस में रखता हूं तो ये कौन सी एक्सिस थी, दिस इज द x एक्सिस, ये वाली एक्सिस कौन सी, दिस इज द z एक्सिस। तो जल्दी से मेरे को उसका आंसर बताएंगे आप। दिस इज a and this is a b. So what is the area? Yes, so area is equal to that is a b sin of 90 डिग्री। लेकिन इसको हम ए बी की फॉर्म में भी लिखेंगे। अब इसकी डायरेक्शन किस अलाउंस जाएगी, सो ये हमारे पास ये डायरेक्शन थी, इस डायरेक्शन में थी, तो अगर इसको हम फिंगर्स को अगर हम क्रॉस करें तो ये कहां को किस तरफ डायरेक्शन थी। तो अगर हम इसमें अगर अपने हैंड की फिंगर को क्रॉस करें तो हमारा थंब कब जा रहा है अपर डायरेक्शन में, और इसको इस तरफ करेंगे तो कहां हो जाएगा, दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपर कौन सी एक्सिस थी, दिस इज द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के लिए जो हम लगाते थे दैट इज द जे कैप, और नीचे वाली डायरेक्शन में क्या आएगा, दैट इज द माइनस जे कैप। तो आप इसको जे कैप या फिर इसको माइनस जे कैप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इसका रेक्टेंगल का एरिया। सो अगर इसी तरह से अगर हमारे पास एक और डायग्राम बनाता हूं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो अब मैं क्या करता हूं, ये तो थी हमारे पास एक रेक्टेंगल का एरिया, तो हमें सभी को पता है दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर मैं कोई एक एरिया रख दूं दैट इज सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल या तो ये आएगा इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स वाई में, या तो इसको मैं इस डायरेक्शन में रखूंगा वाई जेड में, या तो इसको मैं इस डायरेक्शन में रख सकता हूं। तो ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है। तो लेट अस सपोज इसको एरिया को मैं यहां पे रख रहा हूं, दिस इज द इन द एक्स वाई डायरेक्शन। तो जल्दी से आप बताएंगे एरिया ऑफ सर्कल दैट इज द पाई आर स्क्वायर। अब जल्दी से बताएंगे इसकी डायरेक्शन। अगर ये अपर डायरेक्शन में है तो आप या तो इसको इस तरफ से क्रॉल कर सकते हैं, तो कहां पे जाएगा, दैट इज द अपर डायरेक्शन। अगर इसको फिंगर्स को मैं इसके एरिया के सर्कल में क्रॉल करूं तो ये कहां पे जाएगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड कौन सी थी, दिस इज द जे कैप, या फिर इसको माइनस जे कैप लिख सकते हैं।
तो जिस तरफ इसकी ओरिएंटेशन होगी उसमें आप फिंगर क्रॉल करें, उसकी इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन से आप किसकी उसके यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास कोई क्यूब हो, हमारे पास कोई सिलेंडर हो, तो हम इसके लिए भी यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये जो सारे के सारे थे जो अभी तक मैंने ड्रॉ किए, दैट इज द, ये थी हमारे पास रेक्टेंगल, दैट इज आल्सो 2 डायमेंशन, ये थी हमारे पास, ये भी क्या थी 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस आएगा, दैट इज 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए। तो 2 डायमेंशन के लिए क्या आएगा, तो हम इसको भी अभी देख लेते हैं। जो 2 डायमेंशन देखेंगे आप, तो इसको हम क्लोज सरफेस नहीं बोल सकते हैं, ये जो देखेंगे हम इसका क्लोज सर्कल नहीं है, तो ये आप देखेंगे इसमें तो इसका ये क्लोज नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशंस के लिए, 2 डायमेंशंस के लिए तो जो हमारे पास था, ये जो थी हमारे पास, ये क्या थी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए या तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेते थे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी दोनों डायरेक्शन पॉसिबल थी। जैसे कि मेरे पास ये सर्कल है, तो या तो इसका, हाँ, इसका जो एरिया वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। जैसे कि ये मेरे पास अगर ये शीट है, तो इस शीट का जो इसका एरिया वेक्टर आएगा उसके परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के। तो जैसे इस एरिया का, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, इसके प्लेन के। इस प्लेन को आप किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे, लेकिन ये क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास आ गया सर्कल के लिए। तो ये हमारे पास आ गई अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। मींस हम दो डायरेक्शंस को, हम दोनों साइड इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉसिबल है। लेकिन अब हम बात करेंगे 3 डायमेंशन के लिए। तो 3 डायमेंशन में कैसे स्ट्रक्चर आ सकते हैं, लेट अस सपोज मेरे पास एक ये है, इसको क्या बोलेंगे हम, यस दिस इज ए सिलेंडर। या फिर हमारे पास लेट अस सपोज हम एक क्यूब बना लेते हैं, बिकॉज क्यूब भी क्या होता है, क्यूब इज आल्सो ए क्लोज सर्कल। जैसे कि ये मेरे पास एक क्यूब का है, तो ये सभी साइड से क्या है, क्लोज। और क्लोज को क्या बोलेंगे हम, दैट इज 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के लिए जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये था मान लो अपवर्ड, तो ये है डाउनवर्ड। तो जो ये था इसका अपवर्ड, लेट अस सपोज ये इसका अपवर्ड है, तो अपवर्ड में भी परपेंडिकुलर आएगा, एक जाएगा आउटवर्ड और एक क्या जाएगा इनवर्ड। लेकिन हम इनवर्ड को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे आउटवर्ड। तो इसका ये भी इसका क्या आ गया, एरिया वेक्टर। इसको डाउनवर्ड करेंगे तो ये क्या आएगा, इसका एरिया वेक्टर। ये तो आ गया अपवर्ड के लिए परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, टू द प्लेन, और नीचे भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो अगर यहां से मैं एरिया वेक्टर लेना चाहूं तो क्या आएगा, ये इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, और एक जो आएगा इसके बाहर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। मींस 3 डायमेंशन दैट इज क्लोज के लिए हम क्या करेंगे, ओनली जो उसका आउटवर्ड होगा वही उसका एरिया वेक्टर होगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। 2 डायमेंशन के लिए दोनों साइड्स पॉसिबल है, लेकिन क्लोज के लिए सिर्फ आउटवर्ड ही हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी इसके लिए पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, या तो ये जैसे कि हमारे पास ये गिलास है, और गिलास किस फॉर्म में होता है, इन सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो इसके लिए एरिया वेक्टर कहां से निकलेंगे, एक तो जाएगा इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक जाएगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक जो आएगा इसके सर्कुलर फेस में आप इस डायरेक्शन में निकालेंगे, लेकिन आएगा परपेंडिकुलर। तो इसको किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा इसका परपेंडिकुलर। सिर्फ हम बाहर की तरफ लेंगे, इस तरफ से यहाँ को और इस तरफ से यहाँ से, लेकिन इसके अंदर का हम नहीं लेंगे। तो ये आपने बेसिक सा डिफरेंस याद रखना है। 2 डायमेंशन के लिए दोनों साइड पॉसिबल है, लेकिन 3 डायमेंशन के लिए सिर्फ आउटवर्ड ही पॉसिबल है। तो चलो अब इसके बाद हम करते हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी तक जो हमने अंडरस्टैंड किया है दैट इज द एरिया, एंड एरिया इज ए स्केलर और वेक्टर। यस, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने एरिया अंडरस्टैंड कर लिया है तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हमारा टॉपिक कौन से शुरू होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो नोटेशन है दैट इज डिनोटेड बाय फाई। अभी इसे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यही जो फाई है वो हम मैग्नेटिक फील्ड में भी करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। तो कई बार बुक्स में फाई ई या फाई बी लिखा होगा, तो व्हाट इज द फाई ई,
दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड बी मींस मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज ये किस चैप्टर में है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको हम सिंपलीफाई के साथ में नोटेशन कर सकते हैं। तो अब हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर अंडरस्टैंड करना है तो आपके सामने मैं एक छोटी सी एक्टिविटी करने जा रहा हूं जिससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेट अस सपोज मेरे पास एक शीट थी, इस शीट में मैंने लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस डाल रखे हैं, इन छोटे पीसेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। लेट अस सपोज ये मेरे पास शीट थी और इस शीट में मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें 1 2 3 4 5 और इसमें मैंने 6 लाइनें डाल रखी हैं। तो 6 लाइनें डालने का मतलब कि जो उसका फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या डिपेंड करेगा, इसकी लाइनों के ऊपर, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, मींस phi is directly proportional to electric field, मींस इसमें 6 लाइनें हुई तो दैट मींस इसकी जो phi है दैट इज द 6। तो अगर इसमें से मैं अगर 2 लाइनें निकाल देता हूं और इसमें से 2 लाइंस निकाल रहा हूं, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 4, मींस ये इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है दैट इज डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ, किसके ऊपर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड सेकंड थिंग, इसका एरिया, लेट अस सपोज शीट तो यही है और इसमें मैंने लाइनें इसके बीच में, लेट अस सपोज ये थी मेरे पास शीट और इसके बीच में मैंने लाइनें डाल रखी हैं, मींस अब ये लाइन है 6 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसके बीच में मैं शीट रखता हूँ छोटी ऐसी, मींस इसका स्मॉल एरिया है। तो अब इसमें कितनी लाइनें पास करनी है, 1 2 3, ओनली 3 लाइनें पास करनी है, दैट मींस जो फ्लक्स है दैट इज डिपेंड अपॉन इट्स एरिया। कई बार मैं एरिया को ए या मैं एस भी लिख सकता हूं, तो आप ए और एस में कंफ्यूज ना हो, एरिया भी एरिया है एंड एस इज द सरफेस एरिया। सो ये हमारे पास आ गया, दैट इज द phi, phi is the electric flux and electric flux is depend upon E and A. So phi is equal to E and A. E is a vector quantity, A is a vector quantity, but जो phi है that is a scalar quantity, और स्केलर क्वांटिटी कब आ सकता है, जब दो वेक्टर के बीच में क्या है उसका डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास आ गया E डॉट A। सो अब हम यहां से डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो मैंने ये लाइंस है ये क्या है, दैट इज द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किसके बीच में करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through an area, एरिया की बजाय हम क्या लिखते हैं सरफेस, passing through the surface, इसमें ये वर्ड याद रखना, दैट इज द perpendicular to the surface या perpendicular to the area, मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होनी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। लेट अस सपोज अगर ये जो फील्ड लाइन थी ये मेरे पास शीट है, अगर ये फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगी तो क्या इसमें एंटर कर सकती है, नहीं, बिकॉज ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या इसके अलोंग आ रही है। मींस जब भी ये इसके परपेंडिकुलर होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बीच में परपेंडिकुलर पास करेंगी, दैट विल फॉर्म एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज फाई, और इसके बीच में जो एंगल आएगा दैट इज द ई ए कॉस ऑफ थीटा। सो अब हम देखेंगे कि ये cos थीटा कहां से आ रहा है, बिकॉज हमने इससे पहले बता दिया कि दैट इज द E डॉट A। अब इसका हम प्रूव करेंगे दैट इज द phi is equal to E डॉट A, या फिर cos थीटा कैसे बन रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें एक शीट लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक शीट ली थी, ये हमारे पास थी शीट, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर, मींस अगर ये इस डायरेक्शन में होगी तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी। तो लेट अस सपोज ये था इसका एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा ही, लेट अस सपोज ये मेरे पास शीट है, तो इस शीट का जो एरिया वेक्टर आएगा दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो ये इसका एरिया आ गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो पहले ऐसे पास कर रही थी, जो मैंने अभी आपको शीट में बता दिया, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर एंड दिस इज द
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर पास करेंगी। तो ये हमारे पास आ गया सॉरी दिस इज द एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने पहले ऐसे पास कर रही थी अलोंग, जैसे कि यहाँ पर मैंने बता दिया था। अब ऐसे ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर सपोज ऐसे पास कर रही है, सो ये क्या बना रही है एंगल थीटा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में। तो ये क्या एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है एंगल थीटा। जैसे कि मैंने अभी यहां बता दिया था कि ये थी हमारे पास शीट का ये वाला था, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है इसका, एरिया वेक्टर, और ये मैंने इसके बीच में क्या कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास कर दी। यहां से भी डाल सकते हैं, ये इस एंगल के साथ भी कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे ये एंगल बनाएगा, तो एंगल क्या करेगा, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को टू पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, एक कंपोनेंट जाएगा इसके इस डायरेक्शन में और एक जाएगा इसके परपेंडिकुलर, मींस इस शीट के एक इस डायरेक्शन में और अपवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें यहां से ऊपर की तरफ पास करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर नीचे की तरफ पास करेंगे तो कहां आएंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आ गए, ये अलोंग और ये इसके आगे ये वाला दो वेक्टर। लेकिन इसके बाद हम लिखेंगे साइन थीटा या फिर क्या लिखेंगे हम, cos थीटा। तो आप देखेंगे इसके अलोंग जो ये वाला कंपोनेंट है, ये कौन सा है, e cos थीटा, जो कि मैंने बताया भी था कि हमेशा ही जहां पे थीटा आ रहा था उस वाले कंपोनेंट को हमेशा ही हम क्या लिखते हैं, e cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, दैट इज द e sin थीटा। तो अब हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, ये फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर और एक कौन सा आएगा, ये वाला। और मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, डेफिनेशन में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर में पास कर रही है। तो आप देखेंगे ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर नहीं है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज द कंपोनेंट e cos theta, because this is the perpendicular component and second that is the a, so phi is equal to ea cos of theta। तो ea cos theta because this term में a b sin theta है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस, और जहां पे a b cos theta आते थे उसके बीच में क्या लिखते हैं, डॉट, मींस a क्रॉस b, और इसके लिए क्या लिखेंगे, दैट इज a डॉट b। तो हम इसको फाइव को क्या लिख सकते हैं, सिंपली e डॉट a। अब आप देखेंगे बिकॉज e इज ए वेक्टर क्वांटिटी, a इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का जो अगर फाइव स्केलर क्वांटिटी है तो इसके बीच में क्या आना चाहिए, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास क्या आ रहा था, दिस इज द फ्लक्स। अगर इसी के बाद आपको पूछेंगे व्हाट इज द SI यूनिट्स, तो व्हाट इज द SI यूनिट्स, 5। व्हाट इज द डायमेंशन, सॉरी व्हाट इज द SI यूनिट्स ऑफ E, E के यूनिट्स क्या आते थे, E क्या होता था, E is equal to F upon Q, and what is F? F is the Newton and Q is the C, so this is the Newton Coulomb inverse। So यहाँ पे इसके क्या है, Newton Coulomb inverse, and साथ में इसके क्या है, एरिया, and area have units, that is the area, length into length, that is the meter square। अब इसके बाद है इसका नेक्स्ट, that is the dimension formula। और डायमेंशन फॉर्मूला आप बच्चे इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो यहां तक तो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इसका एक्सप्रेशन, इसके SI यूनिट्स, और साथ में क्या था इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम इसको ड्राइव करेंगे फॉर टू डायमेंशन। ये किसके लिए था, दिस इज फॉर टू डायमेंशन, लेकिन अब हम क्या करेंगे, थ्री डायमेंशन। क्यों थ्री डायमेंशन के लिए करेंगे, क्योंकि जो इसकी जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में हम थ्री डायमेंशन सरफेस लेंगे, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे फॉर थ्री डायमेंशन के लिए। थ्री डायमेंशन मींस थ्री डायमेंशन इज द क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम गॉसेस लॉ निकालेंगे दैट इज फॉर क्लोज सरफेस। तो अब हम क्या कहते हैं, लेट अस सपोज वी हैव थ्री डायमेंशन क्लोज सरफेस। ये सरफेस किसी भी डायमेंशन का हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास था क्यूब, तो क्यूब का जो फ्लक्स जो निकलेगा
ये हमारे पास क्यूब था, तो इसकी जो आउटर एज है उसके परपेंडिकुलर। अब हम बात करें अगर हमारे पास कोई सर्कुलर शेप है दैट इज स्फीयर, तो स्फीयर का जो आएगा जहां से भी वो निकलेगा उसका परपेंडिकुलर, बिकॉज इसका जो एरिया वेक्टर क्या आएगा हमेशा ही परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस सपोज अगर मैं चार्ज को यहां पे रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इसके क्या आएगा परपेंडिकुलर। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लेट अस सपोज ये ग्लोब है मेरे पास, तो ग्लोब को आप मान लो एक स्फीयर, तो स्फीयर क्या हुआ ये क्लोज सरफेस हो गया। अब क्लोज सरफेस के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा सरफेस काउंट कर लेंगे। इस छोटे से सरफेस को हम पहले काउंट करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन टोटल के लिए निकाल देंगे, जो ये हम नेक्स्ट हम गॉसेस लॉ में भी यूज करेंगे। तो अब हम यूज करते हैं, ये हमारे पास आ गया सरफेस, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया स्फीयर। तो स्फीयर और स्फीयर के लिए हमने क्या बोला था कि हम एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, दिस इज द स्फीयर। मींस ये हमारे पास जो ग्लोब था ये छोटा सा ये ग्लोब जो था ये हमारे पास स्फीयर है, तो हम इसका छोटा सा पोर्शन मान लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द स्मॉल पोर्शन, और इसको क्या बोल देंगे हम, दिस इज द एरिया। सो ये हम छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं इसका, इसको बोलेंगे एरिया, एंड एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो ये अगर मान लो इसके बीच में चार्ज हो तो ये इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो ये हमारा आ गया स्फीयर के केस में। तो अगर ये इस पॉइंट पे निकालेंगे तो उसके परपेंडिकुलर आएगा, हम जिस भी पॉइंट से निकालेंगे उसका हमेशा ही क्या निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस एरिया। तो लेट अस सपोज ये मेरे पास 3 डायमेंशन है, अब इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो लेट अस सपोज इसके ऊपर मैं एक एरिया एलिमेंट लेता हूं, दिस इज द ds, और जो ds है लेट अस सपोज ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, दिस इज द ds, दिस इज द ds। अब लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बीच में ऐसे पास करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे इसके बीच में, मेक्स एन एंगल थीटा। और मैंने क्या बताया था इसका एक पोर्शन ये आएगा तो इसके परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के लिए क्या आएगा, दैट इज द cos थीटा। सो हमारे पास phi पता था, phi इज इक्वल टू E, और आपने एक ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट आर कंटीन्यूअस, तो हम इसको कंटीन्यूअस मानेंगे तो हम इसको लिखेंगे E, और साथ में क्या था S, S है टोटल सरफेस एरिया, लेकिन हम इसके साथ करेंगे ds बिकॉज दिस एरिया इज स्मॉल, तो स्मॉल के लिए क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, दैट इज द ds। तो अब हमारे पास इसके नेक्स्ट जो आ गया ये हमारे पास आ गया, दिस इज द phi is equal to E dot ds, ds बिकॉज स्मॉल एरिया, अगर ये d आ रहा है तो ये phi भी क्या आएगा, दैट इज द स्मॉल। सो हमारे पास d phi किसके बराबर आ गया, दिस इज द E ds cos ऑफ। अब जो मैंने पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है, जो मैंने आपको यहाँ शीट पे बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होंगी और एरिया भी क्या होगा इसके परपेंडिकुलर। सो दैट मींस एंगल बिटवीन E एंड ds, एंगल बिटवीन E एंड ds दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आएगा 0 डिग्री। सो E ds cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द E ds। ये था स्मॉल फ्लक्स इस स्मॉल एरिया के लिए। इस तरह से इसके ऊपर ये सारा इसके ऊपर क्या एरिया, जब इस पूरे एरिया की बात करेंगे, कंप्लीट एरिया की बात करेंगे, तो कंप्लीट एरिया के लिए क्या लिखेंगे हम इसका, नेक्स्ट के लिए इसके लिए हम निकालेंगे तो इसके लिए d क्या आएगा, d phi, इसके लिए भी क्या आएगा d phi, इसके लिए भी आएगा d phi, सो इसके लिए भी आएगा d phi। इस तरीके से हमारे पास d phi आना शुरू हो जाएगा। सो हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं, टोटल के लिए क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन, सो दिस इज द d phi इनटू E ds। तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन के थ्रू क्लोज सरफेस, सो d phi इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमारे पास क्या गया phi, दैट इज द E डॉट ds। सो ये अनदर डेफिनेशन आ गई हमारे पास। अब हम यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the surface integral, is defined as the surface integral of electric field, through a closed surface. So electric field is defined as the
सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो ये डेफिनेशन जो है हम नेक्स्ट गॉसेस लॉ में वहां पे इसका यूज करेंगे। तो ये था हमारे पास, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इट्स डेफिनेशन एसआई यूनिट्स। सो अब इसके नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस क्या है? स्पेशल केसेस वही है जो अभी हमने आपको बता दिए पहले भी। स्पेशल केसेस ये थे कि लेट अस सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास दो ही क्वांटिटी है, दैट इज द फाई एंड फाई इज इक्वल टू ई डी एस cos ऑफ 0 डिग्री। तो आप इसके cos थीटा, तो cos थीटा जैसे जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कांस्टेंट है, ds एक सरफेस, लेट अस सपोज में 10 लाइन जा रही है तो वो भी फिक्स है, एरिया इसका फिक्स है। लेकिन अब इस पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर किसी भी एंगल पे जा रही होंगी। तो लेट अस सपोज जो एंगल बिटवीन E एंड DS अगर वो 0 हुआ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और उसका एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया? 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई? सो दिस इज द E ds cos of 0 and E ds मींस cos 0 कितना था? 1। सो ये फ्लक्स कितना आएगा? जितनी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जितना उसका एरिया आ गया। सो इसको हम अनदर एग्जांपल के साथ भी कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक विंडो है, विंडो अगर ओपन है, अगर उसमें से हवा आ रही है, हवा को आप मानो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो धीरे हवा चल रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है? कम। अगर ज्यादा तेज से आ रहा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी तरीके से अगर विंडो कम ओपन है दैट मींस उसमें कम हवा आ रही है, अगर विंडो कंप्लीट ओपन है तो उसमें ज्यादा हवा आ रही है। तो दैट मींस उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब, अगर वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया इसमें? मैक्सिमम। तो हम इसको बोलते हैं इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। वैसे ही इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है हमेशा ही a वेक्टर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आएंगे दैट मींस वो किसके बीच में एक ट्रायंगल बनेगा। ये था हमारे पास सरफेस एरिया और ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे एंटर करेंगे तो कितना एंगल बनेगा? दैट एंगल इज द 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री होगा तो हमारे पास क्या आएगा एक्सप्रेशन? दैट इज फाई, दैट इज द E ds cos ऑफ 90 डिग्री एंड cos 90 दैट इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? दैट इज द 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अलोंग मींस सरफेस के अलोंग आएगी दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और परपेंडिकुलर होगी तो उसकी आएगी मैक्सिमम। सो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज द गॉस लॉ में। थैंक्स स्टूडेंट्स।